06। पहाड़ों में बसे जोगीपुर गांव में रात के 8 बजने को थे। गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी। 8 बजे बजने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। सरपंच पवन सिंह। चंदन, सब लोग घर पहुंच गए ना? जी सरपंच साहब, बस 2-3 लोग और हैं। तू जानता है ना 8 बजे के बाद क्या होता है? फौरन सबको घर भेज। जी 8 बजे से पहले सबको भेज दूंगा। गोपी बेटा, हाँ पापा। 8 बजने वाले हैं। जाकर सारी खिड़कियां बंद करो और दरवाजों पर नमक की लकीर बना दो। पर पापा, ये नमक की लकीर क्यों बनाते हैं हम रोज? बेटा, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। और तुम जल्दी जाओ गांव की दुकान पर। अरे काकी, एक चाय तो बना दे। अरे बावले, 8 बजने वाले हैं, भाग जा यहाँ से। अरे बुढ़िया, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इन बातों को। तू नहीं मानता तो फिर बता, पिछले महीने सचिन कहाँ गया जो 8 बजे के बाद बाहर था? वो शायद शहर चला गया होगा। हाँ, जा अपने घर जा और आज रात नमक की लकीर जरूर बना लेना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर नमक की सफेद लकीरें चमक रही थीं। गोपी अपने कमरे में था। उसने सब कुछ किया था, खिड़कियां बंद, नमक की लकीर, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। गोपी की सांसें रुक गईं। भैया दरवाजा खोलो ना, मैं राजू हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोपी पहचान गया। राजू उसका दोस्त था जो पिछले महीने गायब हो गया था। राजू, तुम कहाँ थे इतने दिन और आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? गोपी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसे अपने पापा की कही हुई बात याद आई। बेटा, कभी भी 8 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा गर्लफ्रेंड हो या सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। पर पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो, मान लो या मेरी गर्लफ्रेंड हो तो क्या मैं उसे मुसीबत में देखते रहे? बेटा, 8 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। राजू, एक काम करो, तुम सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों गोपी भैया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नहीं, मतलब सुबह आ जाना प्लीज। गोपी, दरवाजा खोल दो, दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। गोपी ने झटके से पर्दे बंद कर दिए और अपने पापा के कमरे में भाग गया। सूरज निकल चुका था। सरपंच पवन सिंह और गोपी बाहर निकले। पापा, कल रात राजू आया था। क्या? हाँ पापा, वो मुझसे दरवाजा खोलने को कह रहा था। और वो? बेटा, वो राजू नहीं था। पर उसकी आवाज तो। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता मी। दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं देखने भर से ही समझ आ जाता था कि वो कितना पुराना और कितना खतरनाक है। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन हो, जिन तक किसी इंसान की नजर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उसके अंदर झांकने की कोशिश भर से दिल में एक अजीब सा डर और रहस्य जाग उठता था। ऐसा लगता था मानो अगर कोई सच में उसके भीतर झांक ले तो शायद वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों से छुपे भयानक सच भी देख लिया हो। बेटा, ये कुआं देख रहे हो? हाँ पापा, ये तो बहुत ही भयानक और पुराना कुआं है। 56 साल पहले इस कुएं में एक बच्चा गिर गया था। उसका नाम था राजू। क्या? पर मेरा दोस्त? तुम्हारा दोस्त भी राजू था और वो भी पिछले महीने इसी कुएं के पास गायब हुआ था। मतलब? बेटा, इस गांव में एक श्राप है। 56 साल पहले जब पहला राजू कुएं में गिरा तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर का बच्चा था।
उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 56 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। और ये नमक की लकीर? नमक एक पवित्र चीज है। ये उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है, पर अगर किसी ने गलती से खुद दरवाजा खोल दिया तो नमक भी नहीं बचा सकती। पर पापा, क्या कोई तरीका नहीं है जो गांव के लोग इस श्राप को खत्म कर सके? एक तरीका है, पर वो बहुत ही खतरनाक है। रात 8 बजे बज गए। राजेश अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। गांव वालों को दिमाग खराब है, बकवास है सब। कोई भूत प्रेत नहीं होता, ना मैं मानता हूं। उसने नमक की लकीर बनाई ही नहीं थी। पापा, पापा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। राजेश उठा। ये उसकी बेटी की आवाज थी, जो 10 साल पहले ही मर चुकी थी। प्रिया, तुम? हाँ पापा, मैं वापस आ गई हूँ। मुझे अंदर आने दो ना। पर तुम तो... मैं जिंदा हूँ। पापा प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो ना। राजेश, जो शराब में धुत था और अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी समय पवन सिंह का घर। पापा, पापा, राजेश अंकल ने आज नमक की लकीर नहीं बनाई? क्या? चलो जल्दी। राजेश के घर के बाहर पवन सिंह और गोपी दौड़ते हुए पहुंचे। राजेश दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी राजेश, दरवाजा मत खोलना। पर बहुत देर हो चुकी थी। राजेश ने दरवाजा खोल दिया और सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा। प्रिया, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पापा। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और राजेश को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। पवन सिंह और गोपी घर आ गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। पवन सिंह ने कुछ सोचा और गोपी से बोले, गोपी बेटा, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। गोपी कुछ पूछने ही वाला था कि पवन सिंह अपने कमरे में चले गए। गोपी भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह राजेश का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक न ले रहा हो। और दरवाजा भी आधा खुला था। खिड़कियां हवा में धीमे धीमे चरमराती थीं और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि राजेश भी गायब था, बिल्कुल राजू की तरह। दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में घुल गए हों, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। पापा, अब क्या होगा? बेटा, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। क्या काम है पापा जो हम नहीं करना चाहते? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, चाहे जितना भी अंधेरा और खतरनाक क्यों ना हो। राजू को बिना शांति दिए हम पीछे नहीं हट सकते। अगर उसकी आत्मा वहीं फंसी है तो हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस कुएं में जाना ही होगा। शायद उसी में इस रहस्य का असली जवाब छुपा है। उस रात कुएं के पास सरपंच पवन सिंह, गोपी और कुछ गांव वाले पुराने कुएं के पास चुपचाप खड़े थे। रात के 7:50 बज रहे थे और आसमान बादलों से घिरा था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कुएं के आसपास घना अंधेरा फैला था और पूरा माहौल एक डरावनी खामोशी में ओढ़े हुए था। सबकी नजरें कुएं की गहराई पर टिक गईं, क्योंकि आज कोई रहस्य खुलने वाला था। याद रखना गांव वालों, सिर्फ हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 8 बजे बजने से पहले हमें वापस आना ही होगा। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं गोपी बेटा,
तुम ऊपर ही रहो। अगर मैं 8 बजे तक वापस ना आऊं तो तुम रस्सी काट देना। कुएं के अंदर सरपंच पवन सिंह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। कुआं बहुत ही गहरा था, नीचे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पर सरपंच पवन सिंह रुके नहीं। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, बस एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, एक बच्चे का कंकाल। मुझे माफ करना बेटे, हम लोग सब गुनहगार हैं। अब तू नहीं बचेगा। तुझे सच में लगा कि तू इतनी आसानी से यहाँ वापस आ सकता है? कितनों को चेतावनी दी थी, फिर भी 8 बजे के बाहर निकले और सबका अंजाम तू जानता है। और अब तू भी वही गलती दोहरा रहा है। इतना सब देखने के बाद भी हिम्मत करके इस जगह आने की सोची। क्यों आया है? क्या चाहता है तू? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है और गांव ने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत आत्माओं को भटकने पर मजबूर किया। लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डरकर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। मुझे माफ कर दो। माफ? इतनी आसानी से? वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे, उन दर्दों का हिसाब कौन देगा? तुम? अगर तुम्हें हिसाब चाहिए तो ले लो, लेकिन इस गांव को एक आखिरी मौका दो। हमने आज तुम्हें बुलाया है छुपने नहीं, सब खत्म करने के लिए। ऊपर 7:58 हो गए। पापा, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी ऊपर आओ। पवन, जल्दी ऊपर आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। 7:59 हो गए। पापा, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं, प्लीज ऊपर आ जाओ। तभी रस्सी में हलचल हुई। 8 बजे घंटी बजने लगी। तभी पवन सिंह ऊपर आ गए, बिल्कुल समय पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 8 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। श्राप टूट गया था। पर एक रात गोपी अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। वो पहला राजू था, पर इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। गोपी ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। क्या राजेश वापस आया? नहीं। क्या गोपी का दोस्त मिला? नहीं। पर एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। और हाँ, अगर कभी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो पहले देख लेना वो कौन है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं जानने चाहिए और कुछ आवाज़ों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए।